गाइस, तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आज हमारी इस नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पिछली बार शायद हमने जो वीडियो बनाई थी आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो आज का टॉपिक हमारा होगा मगध साम्राज्य के बारे में। पिछली बार हमने मुगल साम्राज्य के बारे में बात की थी, इस बार मगध। मगध मगध जिसका आधुनिक नाम मतलब आज के टाइम पे हम जिसको बिहार के नाम से जानते हैं। बिहार, हमारे कई दोस्त जो है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो जानते होंगे मगध। मगध आज हम बिहार और उस टाइम के मगध के बारे में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो 16 महाजनपद आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। 16 महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपद, इनके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में बनाऊंगा। 16 महाजनपद जो उस टाइम पे हुआ करते थे जब ये राजा का जैसे शासन था, उसी टाइम पे उन्हीं के टाइम की बात है ये। मगध साम्राज्य एक 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है, जैसे कि ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। देखिए, प्राचीन जो पुराने टाइम में जिस तरह के मतलब विकास हुए, उनका श्रेय किसको जाता है? मगध साम्राज्य को जाता है। और मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का शासन भी जुड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य जिसका आप अच्छी तरह जानते होंगे, उनके बारे में हम आगे बताएंगे इसी वीडियो में। मौर्य साम्राज्य के बारे में इसी मगध साम्राज्य में जुड़ा हुआ है। तो मगध साम्राज्य का विकास जो है वो मतलब प्राचीन भारत में जो भी विकास हुए उनका श्रेय किसको जाता है? मगध साम्राज्य को जाता है। इसकी कई सारी विशेषताएं जिनकी वजह से ये श्रेय जाता है उसे, इसलिए मगध साम्राज्य एक अलग था। विशेषता थी उसकी कि खेती की उपज वहां पे खास तौर पर सबसे अच्छी हुआ करती थी उस टाइम पे। दूसरा, लोहे की खदानें यहाँ उपलब्ध थी। अब जब लोहे की खदानें होंगी तो चीजें भी आसानी से बनाई जा सकेगी, ठीक है। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। हाथी, उस टाइम पे टैंक नहीं हुआ करते थे प्राचीन टाइम में, तो उस टाइम टैंकों की तरह इस्तेमाल किया जाता था हाथियों को। अब जिन क्षेत्रों में हाथी ज्यादा होंगे वहां की आर्मी उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होगी, और जितनी शक्ति उतना फिर लोग उनकी इज्जत करेंगे। तो जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, टैंकों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनका। यहाँ गंगा और उसकी उपनदियां जैसे और बाकी नदियों से जो आवागमन होता है, आना जाना जो भी होता है, जो भी चीजें ले जानी होती हैं, उनका जो रास्ता सुलभ और सस्ता था उस टाइम पे। वो इस क्षेत्र में ये चीजों की विशेषताएं थी। प्रारंभ में इनकी जो राजधानी थी, जैसे आप अच्छी तरह जानते हो राजधानी बनाई जाती है, उस टाइम पे राजधानी बनाई जाती थी। जैसे मगध की उस टाइम पे प्रारंभ में राजधानी सबसे पहले उनकी कौन सी थी? राजगाह। राजगाह का अर्थ होता है राजाओं का घर। राजाओं के घर मतलब राजगाह, ठीक है। राजगाह मगध की राजधानी थी। बाद में 4वीं शताब्दी 400 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। पाटलिपुत्र को फिर बना दिया गया, उसको राजधानी पहले राजगाह थी, फिर बाद में उनको पाटलिपुत्र बना दिया गया। अब हम इतना हमने सीखा अभी तक। अब इसके बारे में अब हम जानेंगे कि आगे उनके में कौन कौन से शासन थे ऐसे जिनकी वजह से मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली महाजनपदों के 16 में से एक बन पाया, सबसे शक्तिशाली। ऐसा क्यों है, इस वीडियो में आगे हम देखेंगे। तो अभी तक आप सभी ने मगध साम्राज्य के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे हर्यक वंश के बारे में। सन 544 से ईसा पूर्व में और 412 ईसा पूर्व 412 तक ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब आप जानते होंगे आप सभी, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, ठीक है। उनके संस्थापक कौन थे? वास्तविक मतलब जिन्होंने बसाया था सबसे पहले, तो वो कौन थे? बिंबिसार थे। उनकी राजधानी राजगृह थी, राजाओं का घर राजगृह थी। मैंने शायद इससे पहले बताया था कि राजगृह का अर्थ क्या होता है? राजाओं का घर। प्रारंभ में राजधानी क्या थी मगध की? राजगृह थी, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो राजगृह थी उनकी राजधानी। बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु जो उनके पुत्र थे, उन्होंने बंदी बना लिया था सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए। और उन्होंने क्या करा? बंदी बनाकर उनको क्या करा? सत्ता पर कब्जा जमा लिया। बिंबिसार थे पहले मगध के, तो उनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने क्या किया कि सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए उनको बंदी बना लिया और सत्ता पर अपना कब्जा जमा दिया। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। उनको कुणिक के नाम से भी जाना जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु उनके पुत्र थे। अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र हर्यक वंश का तीसरा महत्वपूर्ण शासक था, जो तीसरे
तीसरे नंबर के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे हर्यक वंश के, वो कौन थे? उदयभद्र थे, जो कि अजातशत्रु के बेटे थे। उन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले राजगृह थी, फिर उसके बाद राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। तो किसने बनाया? उनके हर्यक वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को अपनी तीसरी राजधानी बनाया। जो तीसरे ये महत्वपूर्ण शासक थे उदयभद्र। ठीक है, तो अभी आपने सीखा हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, अब हम आगे इस वीडियो में आगे चलेंगे, कंटिन्यू। तो आपने हर्यक वंश के बारे में सीखा था, अब हम सीखेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, जिसका शासनकाल कितना था? सन 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। ठीक है, हर्यक वंश, अभी मैंने आपको हर्यक वंश के बारे में बताया था। हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब देखिए, हर्यक वंश, अभी जब मैंने आपको उसके बारे में बताया था, बिंबिसार और उन सब के बारे में बताया था, अजातशत्रु, उदयभद्र के बारे में, उनके सेनापति कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? शिशुनाग था। मगध की सत्ता पर कब्जा कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। उन्होंने क्या करा कि उनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया किसी तरह, और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर डाली। शिशुनाग वंश एक शक्तिशाली, जो शिशुनाग थे ना, वो शिशुनाग वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, जिसने वैशाली नगर को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए, राजधानी दोबारा चेंज हो गई। उन्होंने किसको राजधानी बनाया? वैशाली को बनाया अपनी राजधानी। ठीक है, अब शिशुनाग वंश, देखिए शिशुनाग वंश के बारे में कई सारी और भी ऐसी चीजें हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बताना कमेंट में, तो मैं उनके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन आज हम इनके बारे में सिर्फ इतना ही सीखेंगे, क्योंकि जो आगे के और भी शासक हैं उनके बारे में सीखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद सीखेंगे हम नंद वंश के बारे में। अभी तक हमने देखो हर्यक वंश के बारे में सीख लिया और किसके? शिशुनाग वंश के बारे में सीख लिया। अब हम सीखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश, जिनका शासनकाल सन 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व था। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो ईसा पूर्व होता है वो हमेशा अपोजिट में चलता है, उल्टा चलता है। 344 से 324 ईसा पूर्व। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। ठीक है, उन्हें क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता था। क्षत्रिय आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाश करने वाला उनको कहा जाता था। महापद्म नंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। महापद्म नंद ने एक छत्र राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश का अंतिम शासक राजा धनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आप ध्यान से देखिए, अब राजा धनानंद के बारे में आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह। ये राजा धनानंद थे, नंद वंश के एक अंतिम शासक यही थे। इन्होंने आप इनके और चाणक्य, जो जिनको कौटिल्य कहा जाता है, उनके बारे में हुए संवाद के बारे में कई बातें आपने सुनी भी होंगी, उनके बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो राजा धनानंद थे वो अंतिम थे, और इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनको कोई नहीं हरा पाता था। सिकंदर उस टाइम भारत पर आए थे हमला करने के लिए, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था वो। ठीक है, तो अभी तक आपने शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में अभी तक सीख लिया। अब इससे आगे हम इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू सीखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने नंद वंश के बारे में देखा था, अब हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। पर इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी तक नंद वंश में राजा धनानंद के बारे में आपने सुना था, जो उनके अंतिम शासक थे, और चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, जिनको बुद्धि के देवता जैसे होते हैं ना, वैसे ही वो थे। उनके साथ जो संवाद हुए थे, उनके साथ जो चीजें हुई थी, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्हीं के शासनकाल में किया था राजा धनानंद के, मैंने आपको बताया पिछली अभी थोड़ी टाइम पहले। तो अब क्या हुआ कि जब चाणक्य जी थे, उन्होंने क्या करा कि राजा धनानंद को यह बात समझाने की कोशिश की कि संपूर्ण भारत को एक करके उनके साथ जो युद्ध था उसे करने में तो आसानी हो, जिससे ऐसा करने के बारे में चाणक्य ने उनको समझाया था कि क्या क्या करना चाहिए। लेकिन राजा धनानंद उनकी ये बात नहीं सुनना चाहते थे, और उन्होंने जो किया, मतलब चाणक्य के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया और उनको धक्के मार के अपने महल से निकाल दिया। जिसकी वजह से
अब चाणक्य के जो कौटिल्य थे उनके उनको यह अपमान मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने आप प्रण ले लिया, अपने शपथ ले ली, मतलब एक तरह से प्रण ले लेना गुस्से में कि जब तक ये साम्राज्य समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक मैं अपनी जो उनकी चोटी थी वो नहीं बांधूंगा। तो जैसे मैंने सुना वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वह वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बच्चे को जो कई सारे बच्चों के ग्रुप के साथ खेल रहा था। उन्होंने एक बच्चे को देखा जो बच्चा मतलब आदतों से एकदम अलग नजर आ रहा था। तो चाणक्य को लगा कि ये बच्चा आगे जाके कुछ कर सकता है। तो चाणक्य ने उनके घर पे जाके उनके पिताजी से बात करी कि क्या इन बच्चे को मैं शिक्षा दे सकता हूँ। तो उस टाइम ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती थी। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये हमारा मतलब अच्छा होगा कि अगर आप ही इसको शिक्षा ग्रहण दोगे तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा इससे। तो फिर क्या हुआ कि चाणक्य ने उस लड़के को जो लड़का था उसको शिक्षा देनी शुरू कर दी और वही लड़का फिर आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनका क्या था कि उन्होंने क्या प्रण लिया था अपने अंदर से कि राजधरान का जो शासन था उसे खत्म करना है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनकी शिक्षा की वजह से बने थे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से कहलाए। और उन्होंने कलिंग जो मतलब धनानंद थे उनके शासन पर हमला किया। और मैंने सुना शायद पहली बारी में वो इसमें हारे थे, परास्त हो गए थे, लेकिन दूसरी बारी में उन्होंने धनानंद को हरा दिया था। अब इसके बारे में भी एक और स्टोरी है कि मैंने सुना है कि चाणक्य ने सीधा उन पर आक्रमण कर दिया था जिसकी वजह से वो हार गए थे पहली बारी में। दूसरी बारी में उन्होंने सोच समझ के और फिर हमला किया था जिसकी वजह से वो दूसरी बारी में जीत गए थे। तो अब हम सीखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य सन 321 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी इसकी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका शासन अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक, बहुत बड़ा। उनके पौत्र कौन थे, देखो जिसका पिता इतना, देखिए जिसको मतलब सिखाया किसने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य बने। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि मतलब उनके आगे के फिर उनकी तरह नहीं होंगे। वैसे ही उनके पौत्र कौन थे, अशोक सम्राट, जिसको सम्राट अशोक आज पूरी दुनिया जानती है नाम, सब प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं पूरे भारत के। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत जिसे कह सकते हैं, सर्वाधिक मतलब सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे वो अशोक थे, जिन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय प्राप्त की। इनकी जो, अब देखिए, अब ये जो शासक था, जो ये शासन चला, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब इनके बारे में जानकारी कहां से मिली। एक मूर्तियों से, विशेषता मूर्ति कला। और यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा विवरण, जो मैगस्थनीज थे उनके राज्य में एक राजदूत बनकर आए थे, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी और उनका जो विवरण था उसके अंदर है। तो उससे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिनको किसने लिखा था, कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखा था। और चौथे थे अभिलेख, जो पत्थरों पर लिखवाए जाते थे। अभिलेखों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि जो पत्थरों पर, तामपत्रों पर लिखे जाते थे उनको अभिलेख कहा जाता है। और अभिलेख, अशोक वह पहले सम्राट थे जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए थे। अब देखिए, पत्थरों पर लिखवाए वो अभिलेख हो गए हमारे लिए, उन्हीं को ये अभिलेख कहते हैं। तो प्राकृतिक, उन्होंने क्या करा कि अधिकारियों और प्रजा के लिए, वो पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो थे ना वो प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए थे। पोलिस के जैसे स्तंभ होते हैं उनके ऊपर अपने संदेश को लिखवाया गया था। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। उन्होंने क्या किया, जो अभिलेख थे उसके द्वारा, किसका अभिलेख, जैसे पत्थरों और स्तंभों पर लिखते थे, उसके द्वारा धम्म का प्रचार किया। धम्म क्या था कि धम्म में क्या होता था कि बड़ों के प्रति आदर, ठीक है, ब्राह्मणों की आज्ञा मानना, जैसे सारी आदर की गई चीजों के बारे में वो बताया करते थे। और धम्म का प्रचार उन्होंने इसी तरह किया था क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, जब युद्ध हुआ था तो जो खून, जो मतलब उनके बीच में रंजिश हुई थी, और अशोक ये देखते थे कि मतलब जिस तरह ये खूनी जो हुआ है, जैसे युद्ध होता है तो कितने आप उस साइड से भी लोग मरते हैं और इस साइड से भी,
तो कितना ज्यादा गलत होता है कि उसकी वजह से उन्होंने धमकी नीति को अपनाया था ताकि लोग आपस में लड़े ना और बड़ों का आदर करें और उनका सम्मान करें। ठीक है, तो अभी तक आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा, तो इस वीडियो में इतना ही। जो मैंने वीडियो में आपको चीजें समझाई हैं उसके बारे में नोट्स आपको मैं वीडियो के आखिर में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाएं, क्योंकि हम यूट्यूब पर नए हैं। तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ये हमारी वीडियो के नोट्स है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो सब इन्हीं नोट्स में है। देखिए, शिशुनाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मगध के बारे में और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोत। तो इस वीडियो में इतना ही।